वीर को आसमान में बहुत दूर एक ब्लू ऑरा के अंदर एक लड़की दिखती है जिसके लंबे घने बाल थे और उसके लंबे घने बाल से भी एक ब्लू ऑरा निकल रहा था। वो लड़की जैसे जैसे पास आ रही थी उसका ब्लू ऑरा पर्पल ऑरा में बदल रहा था और जिस जिस जनोजेनिक पे टीथ पावर रिलीज हुई थी उन सब के ऊपर जो ब्लू टीथ पावर थी वो भी पर्पल टीथ पावर में बदल जाती है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब वो एलियंस मतलब अब वो जेनेजेनिक्स काफी ज्यादा जल्दी मर रहे थे। ये कौन है? ये तो देखी देखी सी लग रही है। वीर उसे पहचानने की कोशिश करता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि वो लड़की पूरी तरीके से आर्मर में ढकी हुई थी। वीर उसे इग्नोर करता है और जल्दी से जाकर उस जेनोजेनिक का जीन मटेरियल ले लेता है जो वीर के बगल में मरा हुआ था और कुछ देर पहले वीर को बस जान से मारने ही वाला था। वीर जैसे ही उसके जीन मटेरियल को हाथ में लेता है वैसे ही वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वोटेक्स जेनोजेनिक जीन मिला है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ये है क्या आखिर? वोटेक्स? ये कोई अलग लेवल है क्या? वीर अपने मन ही मन सोचता है। वीर देखता है कि वो जेनोजेनिक जीन काफी ज्यादा अलग है। वो जेनोजेनिक जीन हूबहू उन जेनोजेनिक जीन जैसा ही दिख रहा था जैसा वीर ने गॉड्स को लड़ते टाइम देखा था। जब एक गॉड ने दूसरे ड्रैगन गॉड को मारा था तब उसने उसके अंदर से जेनोजेनिक जीन निकाला था जो कि एक ऑरे से कवर था और वीर के सामने जो जेनोजेनिक जीन था वो भी एक लाल ऑरे से कवर था। ये जेनोजेनिक जीन बाकी जेनोजेनिक जीन से काफी ज्यादा अलग। उस जेनोजेनिक जीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर वही एलियन जिंदा हो। फिर वीर देखता है कि वो जेनोजेनिक जीन काफी ज्यादा मुलायम है। ये मुलायम है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? वीर अपने मन ही मन सोचता है। वीर उसे खाने वाला होता है। इतने ही में वीर के चारों बगल एक पर्पल ऑरा दिखने लग जाता है जो कि पर्पल रोशनी से शाइन कर रहा था। वीर ऊपर देखता है। वीर को दिखता है कि वो लड़की अब वीर के काफी ज्यादा पास आ चुकी है। वीर उसे देखता है। वो लड़की अपना आर्मर हटाती है और वीर को देखने लगती है। वीर जैसे ही उस लड़की को देखता है वीर शौक और हैरानी से अपना मुंह खोले उस लड़की को देखते ही रह जाता है। ईसा, ये यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, ये जिंदा कैसे है? एक मिनट, अगर ये जिंदा है तो उसे पता चल गया होगा कि मैं डॉलर हूँ क्योंकि अब ये मुझे यहीं मार देगी इन एलियंस के साथ। वीर मन ही मन सोचता है। वीर देखता है कि वीर के चारों बगल एक नाइफ सिल्क फैला हुआ है जो कि उन एलियंस को अंदर आने से रोक रहा था और जो एलियंस उस नाइफ सिल्क के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे वो सब मारे जा रहे थे या फिर बहुत ज्यादा डैमेज हो जा रहे थे। तभी वीर देखता है कि वो नाइफ सिल्क भी कुछ देर बाद टूट जाएंगे क्योंकि वहां पे कोई भी कमजोर डिफाइड जेनोजेनिक था ही नहीं। वहां पे सभी के सभी स्ट्रॉन्ग जेनोजेनिक थे। वीर मॉकिंगम भी तब समझता है और ईसा के सामने अपने एक टांग पर झुक जाता है। आप वापस आ गए माइक क्वीन, मुझे आपका इंतजार था। वीर ईसा से हड़बड़ाते हुए कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद देख लूंगी। अभी चलो भागो यहाँ से। ईसा वीर से कहती है। फिर ईसा वीर का हाथ पकड़ती है और ऊपर जाने लगती है उड़ के। ऊपर जितने भी नाइफ सिल्क्स थे वो सब ईसा के कमांड के अंदर थे जो कि ईसा के आते ही वहां से हट गए और वीर और ईसा वहां से आसानी से निकल गए थे। क्योंकि वीर उड़ नहीं सकता था इसलिए ईसा को ही उसे उड़ा के ले जाना पड़ रहा था। वीर के पास उड़ने वाली डेविल सोल थी लेकिन वो मार्किस क्लास की थी जो कि इंडिफाइड एलियंस के बराबर नहीं थी। इसलिए वीर को भी मजबूरन ईसा का हाथ पकड़ के उड़ के जाना पड़ रहा था और तो और वीर को इसमें इतना समय मिल गया था जिससे वो अपने आप को हील कर सके। लेकिन वीर को ईसा ज्यादा तेज उड़ा के नहीं ले जा रही थी क्योंकि वीर अभी हाफ डिफाइड ही है और ईसा डिफाइड लेवल से ऊपर जा चुकी थी। क्योंकि जैसे ईसा ने उस बैल जैसे दिखने वाले एलियन को मारा उससे वीर को ईसा की पावर का अंदाजा हो गया था। ईसा वीर को लिमिटेशन के साथ उड़ा के ले जा रही। वो सब वहां से उठे जा ही होते हैं। इतने ही में एक एलियन कूद कर वीर का पाँव पकड़ लेता है और वीर के पाँव को अच्छे से नोच लेता है जहां से वीर के पाँव से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। ईसा ये सब देखती है और जल्दी से अपना नाइफ निकालकर इस एलियन के हाथ को आसानी से काट देती है। वो एलियन जैसे जैसे नीचे गिर रहा था उसकी पूरी बॉडी पे एक पर्पल ऑरा फैल रहा था
जब तक वो एलियन नीचे गिरता भी उतने ही में वो पर्पल टीथ पावर उस एलियन के अंदर से उसकी पूरी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ रही थी। और इससे पहले कि वो एलियन नीचे जमीन को छू भी पाता, वो उस पर्पल टीथ पावर ने उस एलियन को धूल में मिला दिया था। और नीचे गिरने वाली चीज और कुछ नहीं, बस उसका जेनेटिक जीन था जिस पे पर्पल टीथ पावर अभी भी रन कर रही थी, लेकिन वो उस जेनेटिक जीन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। कमाल की पावर है। क्या ईसा भी गॉड लेवल पहुंच चुकी है? वीर मनी मन सोचता है। वीर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और उसका एक हाथ काम भी नहीं कर रहा था। फिर वीर नीचे देखता है कि नीचे से काफी सारे एलियन कूद कूद कर आ रहे थे, जो कि काफी ज्यादा लंबी जंप लेकर वीर और ईसा तक आसानी से पहुंच सकते थे। ईसा ये सब देखती है और जल्दी से अपने नाइफ स्किल्स को एक्टिवेट कर देती है। ईसा वीर को अपने से ज्यादा ऊपर आसमान में फेंक देती है ताकि वो एलियंस वीर के पास पहुंचने से पहले ईसा से डील कर सके। वीर ऊपर था और ईसा नीचे लड़ रही थी। वीर देखता है कि ईसा अकेले ही काफी ज्यादा शक्तिशाली जेनोजेनिक्स से लड़ रही है। मौके की गंभीरता को देखते हुए वीर ईसा को बुलाता है और उसे अपना गॉड नाइफ दे देता है। इसे ट्राई करो, इसे शायद आप इन सबको आसानी से मार सकती है, वीर ईसा से कहता है। ईसा उस नाइफ को हाथ में लेती है और उसी मयान को देखकर जिसे डॉलर ने ईसा से छीना था, ईसा एक बार वीर को देखने लगती है। फिर ईसा नीचे जाकर दोबारा उस फाइट को ज्वाइन कर लेती है। इस बार ईसा जिस नाइफ स्किल का इस्तेमाल कर रही थी वो काफी ज्यादा खतरनाक, जिसके आर पार आते ही वो सारे डिफाइड मर जा रहे थे और उस नाइफ स्किल का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा था। वीर ये सब देखता है और फिर एक मिनट, अब ये मत कहना कि ये इस मयान की पावर है। क्या इस मयान की पावर ने ईसा की पावर को बढ़ा दिया है? वीर ये सब देखकर ये सब सोच ही रहा था, नहीं में वो मयान अब लाल रंग से साइन करना शुरू कर देता है। जब वो लाल रंग से साइन कर रहा था वैसे ही ईसा की पूरी बॉडी पर्पल रंग से सीधे लाल रंग में साइन करना शुरू कर देती है और उसका टीथ पावर भी रेड रंग में बदल जाता है। लाल टीथ पावर, अब ये क्या है? इसे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, वीर अपने मन ही मन सोचता है। ईसा आगे बढ़कर एक एलियन पे अटैक करती है और उसकी पूरी बॉडी में अब लाल टीथ पावर रन कर रही थी, जिसके कारण पलक झपकते ही वो वहीं पे धूल में मिल गया था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो ही नहीं सकता है। बस उस मयान को हाथ में लेने से ही ईसा इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। वो सब छोड़ो, अगर ईसा जिंदा है तो ईसा को भी उस गॉड सूट के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा ही, क्योंकि पुराने रिबीट्स इलीट्स ने विपुल रेजा से लड़ाई की थी और ये जीन वेपन भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और तो और ईसा ने जब मैं डॉलर था तब उसने मेरे सामने गॉड सूट का जिक्र किया था। हो सकता है कि इसे गॉड सूट के बारे में पता हो। वीर अपने मन ही मन सोच रहा था और अपने आप को लगातार हील भी करे जा रहा था। वीर देखता है ईसा के एक दो पंच खाने के बाद बहुत सारे एलियन जिंदा ही जमीन पे गिर रहे हैं। वीर मौके का फायदा उठाने के लिए अपने स्पेल को बुलाता है, जो वीर के शोल्डर के ऊपर बैठी हुई थी अपने दोनों टांगों को रख के। फिर वीर उस सारे एलियंस पे जो कि बहुत ज्यादा घायल थे उन पे रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए कमांड दे देता है अपने स्पेल। स्पेल भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा वीर कहता है। स्पेल कुछ मिली सेकेंड्स में ही बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर फायर कर देती है उन सारे डिफाइड जेनोजेनिक्स पे जो कि बहुत ज्यादा घायल थे। कुछ देर फायर करने के बाद वीर के पावर स्क्रीन पे बहुत सारे जेनोजेनिक्स के मर जाने के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, लेकिन वीर की इतनी ज्यादा किस्मत खराब थी जिससे वीर को एक भी ड्यूल सोल मिल नहीं रही थी। यार यहाँ पे इतने सारे स्ट्रॉन्ग जेनोजेनिक्स हैं, अगर इनमें से एक की भी ड्यूल सोल मुझे मिल गई तो मैं उससे पैलेस में किसी को भी दे सकता हूँ और वो सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वीर मन ही मन सोचता है। वीर उन सब पे रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा होता है, इतने ही में वीर को दूर से किसी चील के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि बहुत ज्यादा शार्प और तेज थी। वीर उस जेनोजेनिक को अपने ओर आते हुए देखता है। वो जेनोजेनिक ग्रिफिन जैसा दिख रहा था। फिर वीर देखता है कि वो जेनोजेनिक चिल्लाते हुए वीर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उन सब का मेन टारगेट वीर था। तभी ईसा उस ग्रिफिन के सामने आती है अचानक से और उसके पेट पे गहरा सा कट लगा देती है, लेकिन अभी भी वो ग्रिफिन मरा नहीं था।
उस नाइफ की वजह से उसका पेट आसानी से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया था। तभी ईसा टेलीपोर्ट होकर उसके बगल में जाती है और उस एलियन के दोनों पंख काट देती है। उस दोनों पंख के कटते ही वो ग्रिफिन इस कटी पटन की तरह नीचे गिरने लगता है। तभी वीर देखता है कि वो ग्रिफिन नीचे गिर रहा है और उसके ऊपर जो टीथ पावर थी वो उसे मार रही थी लगातार। ये पहला एलियन है जो ईसा की इस टीथ पावर को इतनी देर तक सह पाया है। चलो देखते हैं इसे मैं मार पाता हूँ यानी। वी अपने मन में सोचता है और स्पेल को उस एलियन के उसी बीचों बीच घावों पर अटैक करने के लिए कहता है। स्पेल अपने 2 रॉकेट फायर करती है जो कि सीधे उस एलियन के पेट के अंदर जो कि अंदर तक घुस जाती है और अंदर घुसते ही वो दोनों रॉकेट्स एक साथ फटते हैं जिससे वो उस एलियन के पूरे चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वॉर्टेक्स जेनोजेनिक ग्रिफिन मारा गया, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वीर ने काफी सारे जेनोजेनिक्स को मारा था जिनमें से डिफाइड, म्यूटेंट डिफाइड और वॉर्टेक्स एलियन थे, लेकिन वीर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वॉर्टेक्स एलियन आखिर है क्या। एक मिनट, क्या ये लोग डिफाइड सुपर लेवल को गॉड लेवल समझते हैं, जबकि असल में डिफाइड सुपर लेवल की कोई गॉड लेवल है ही नहीं, ये तो वॉर्टेक्स लेवल है। और अगर ये अलग लेवल है तो क्या मैं इसे कंज्यूम करके और ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। वीर के दिमाग में अभी यही सब चल रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब डिफाइड के ऊपर लेवल को, जो कि म्यूटेंट डिफाइड है, और म्यूटेंट डिफाइड के ऊपर लेवल जो कि वॉर्टेक्स लेवल है, उन दोनों को ही एक समझते हैं और उन दोनों को ही गॉड लेवल मानते हैं। वैसे इन सबको पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं जिन्हें उन एलियंस को मार के उनका लेवल पता चल सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जीन स्क्रोल में सिर्फ डिफाइड तक ही क्यों ले सकते हैं? जीन स्क्रोल के अंदर भी गॉड लेवल था ही नहीं, ना ही वॉर्टेक्स लेवल। वहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ था, वहाँ पर सिर्फ डिफाइड लेवल के बीइंग्स ही टूर्नामेंट कर पाए थे और उसके ऊपर कोई भी नहीं। वीर ये सब सोच रहा होता है, इतने ही में एक डिफाइड जेनोजेनिक वीर के सामने आकर उस पर अपना पंजा रगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वीर देखता है कि वो एलियन अब किसी पर वीर पर अटैक करने वाला है। इतने ही में स्पेल वीर के कंधों से कूदकर उस एलियन के सामने जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे वो एलियन हवा में उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा खराब हालत में बन जाता है, जिससे अब वो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ईसा वीर की उस स्पेल की पावर को देखकर थोड़ी देर शॉक्ड हो जाती है। आखिर इस लड़के ने किस तरह की पावर हासिल किया, यकीन नहीं होता है वीर उसका वंशज है। वैसे इसकी भी क्या गलती है, इसके साथ भी वही हुआ जो इलेक्थोर के साथ हुआ था। विपुल रेजा ने उसे भी धोखा दिया और उसे भी। ईसा मनी मन सोच कर फाइट करे जा रही थी। ईसा और वीर वहां से भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि जेनोजेनिक्स की आर्मी लगातार उस पर अटैक करे जा रही थी और उनमें से हर एक डिफाइड जेनोजेनिक्स अपने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। ईसा भले ही वॉर्टेक्स लेवल पे थी जिसे लोग गॉड लेवल मानते थे, फिर भी सामने जेनोजेनिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे और खूंखार भी, जिसकी वजह से ईसा कुछ भी गलत कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो ईसा तो बच जाएगी क्योंकि वो डिफाइड एलियंस है, डिफाइड जेनोजेनिक्स है और ईसा उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन वो ईसा को क्रॉस करके ईसा को भटका के अगर वीर तक पहुंच गए तो वीर नहीं बच पाएगा। यही सोचकर ईसा अपने आप को केयरफुली उन सबके साथ फाइट में बिजी रख रही थी। इतने ही में कुछ देर बाद वीर को एक घोड़े की बिन बनाने की आवाज आती है जो कि बहुत दूर से आ रही थी, फिर भी वो इतनी ज्यादा क्लियर थी कि वीर उसे सुन पा रहा था। वीर दूर देखता है कि एक सफेद रोशनी में एक यूनिकॉर्न उड़ते हुए वीर की तरफ आ रहा था। वो यूनिकॉर्न, देखो यूनिकॉर्न कैसा होता है पहले बताया था, उसके सर के ऊपर एक सिंग होता है, वो घोड़े जैसा दिखता है और उसका एक पंख होता है, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है, यूनिकॉर्न ऐसा होता है। वो यूनिकॉर्न वीर और ईसा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो सफेद रोशनी से साइन कर रहा था। इस जेनोजेनिक के पास होली बॉडी मौजूद है और ये गॉड लेवल का है, मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगी। ईसा वीर से कहती है, नहीं तुम्हारे पास वो नाइस है, वो मैं उसके बारे में तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने उससे उस जेनोजेनिक के ऊपर अटैक किया वो आसानी से खत्म हो सकता है। वीर ईसा से कहता है,
लेकिन मेरी टीथ पावर, मुझे नहीं लगता वो उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। उसके पास भी वैसे ही तुम्हारी जैसी पावर ही है। जब तुम अपनी होली बॉडी को एक्टिवेट करते हो तो तुम पे टीथ पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ मैं, पता तो है ना। ईसा वीर से कहती है, मेरी बात समझो। वीर ईसा से कहता है, क्योंकि ईसा को अभी तक इसलिए यही लग रहा था कि वो अपनी टीथ पावर का इस्तेमाल करके उन जेनोजेनिक्स का खात्मा कर रही है। लेकिन ईसा को क्या पता था कि इसके हाथ में जो नाइफ है वो असल में गॉड के हड्डियों से बना हुआ है, जो कि किसी का भी खात्मा कर सकता है। ईसा वीर की बात को समझती है और जल्दी से नीचे सारे जेनोजेनिक्स खत्म कर आगे बढ़कर उस एलियन की तरफ जाने लगती है। अगर इसके पास एक होली बॉडी है तो क्या इसका जेनोजेनिक जीन बार्बी के काम आ सकता है? वीर के दिमाग में इस वक्त यही सवाल चल रहे थे। एक मिनट, मुझे इस पर फोकस करना होगा। एक मिनट, क्या ये वोटेक्स जेनोजेनिक ही है ना? हाँ, अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे इसकी डेविल सोल भी मिल सकती है। हाँ, वीर अपने मन में सोचता है और अपने स्पेल को रेडी रखता है एक मौके के लिए। ईसा वो जेनोजेनिक के पास तक पहुंच गई थी। वो जेनोजेनिक बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ आ रहा था और अपने सींग को ईसा के पेट में घुसाने के लिए तैयार था। ईसा भी बिना डरे उस हॉर्स के आगे जाते जा रही थी। वो दोनों जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं, ईसा अपना नाइफ निकाल के उसके उसी सामने सींग पे अटैक कर देती है। उससे उसका सींग किसी पनीर के टुकड़े की तरह कट के अलग हो जाता है। लेकिन वो यूनिकॉर्न जो काफी ज्यादा स्पीड में आया था, उसके स्पीड की वजह से ईसा को वो बहुत ज्यादा पीछे तक फेंक देता है। लेकिन अब जहाँ पे उसका सींग था वहां से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था और अब तो वो यूनिकॉर्न टीथ पावर से भी इन्फेक्ट। एक मिनट, उसके पास होली बॉडी है तब उस पर टीथ पावर कैसे इस्तेमाल हो सकती है? ये तो नामुमकिन है, ये सामान्य मन सोचती है। फिर ईसा उस नाइफ को देखती है, क्या ये सब कुछ इस नाइफ की वजह से है? ईसा मनी मन सोचती, लेकिन वो टीथ पावर अब भी बहुत कमजोर थी। उस यूनिकॉर्न के ऊपर अब टीथ पावर आ चुकी थी जिससे वो मर तो सकता है, लेकिन उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और ये यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मर रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो यूनिकॉर्न कुछ 400-500 साल में मरेगा। ईसा ये देखती है और जल्दी से उस एलियन के पास जाने लगती है, क्योंकि उस एलियन को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी सींग भी अब इस वक्त टूट चुकी थी, जो कि उसका हथियार था। वो यूनिकॉर्न अब वहां से भाग रहा था। ईसा पीछे से जाती है और उसके दोनों पंख काट देती है। उसके बाद ईसा उसके पीठ पे जोरदार अपने नाइफ से अटैक करती है और उसके पीठ के बहुत सारे पोर्शन को उखाड़ देती है। अब उस यूनिकॉर्न का पीठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था, जहां से उसकी हड्डियों को साफ साफ देखा जा सकता था। उसकी हड्डियां भी सफेद रंग से साइन कर रही थी। अगर वो पूरा टीथ पावर से इन्फेक्ट नहीं हुआ होता तो अब तक वो रिकवर कर चुका होता, क्योंकि उसके पास एक होली बॉडी है। लेकिन यहाँ बात अलग थी। ईसा के टीथ पावर की वजह से वो यूनिकॉर्न अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था और अब वो यूनिकॉर्न धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, क्योंकि उसके पास अब पंखे नहीं बाकी रह गए थे। वीर देखता है कि वो यूनिकॉर्न नीचे गिर रहा है। वीर अपने स्पेल को ऑर्डर देता है कि यूनिकॉर्न के उस हिस्से पर हमला करो जहां पर उसकी हड्डियां साफ साफ दिख रही हैं। स्पेल भी वीर की वह सही करती है। स्पेल अपने बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स तब तक फायर करते रहती है जब तक वो एलियन मर नहीं जाता। लेकिन करीब 1 घंटे लगातार फायर करने के बाद भी वो एलियन नहीं मरा था। बाकी एलियंस की बात अलग थी, क्योंकि उन सब पे टीथ पावर अनलीश हो गई थी, जिसके कारण वो सब जल्दी जल्दी मर रहे थे और वीर ने बस फाइनल हमला करके उसके डेल सोल को हासिल करने का ट्राई किया था। अब वीर को ऊपर से ही हमला करते रहना था, क्योंकि वीर नीचे जाकर उस जेनोजेनिक पे हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि नीचे वीर जैसे ही जाएगा वैसे ही सारे जेनोजेनिक्स वीर पे झपट्टा मार लेंगे और वीर वैसे ही पिटेगा जैसे कुछ देर पहले पिट रहा था। और अगर वीर ईसा को नीचे उस जेनोजेनिक को मारने के लिए भेजेगा तो पहली बात, वीर वहां पे अकेला पड़ जाएगा और कोई भी जेनोजेनिक आकर वीर पे हमला कर सकता है। और अगर ईसा उस जेनोजेनिक को मारेगी तो वो डेविल सोल किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसा ह्यूमन नहीं है और उसे डेविल सोल नहीं मिल सकती है और उस जेनोजेनिक का मरना बेकार हो जाएगा। वीर यही सब सारी चीजें सोचकर स्पेल को बिना रुके उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर फायर करते हुए कहते रहता है। करीब 5 घंटे बीत जाते हैं। ईसा ने उस साइड के सारे डिफाइड एलियंस को खत्म कर दिया था
और अभी भी सारे प्लैनेट्स के जितने भी जेनोजेनिक मौजूद थे वो सब धीरे धीरे बढ़ के ईसा और वीर की तरफ बढ़ रहे थे। ईसा वीर को देखती है कि वीर कब से उसी एलियन के ऊपर से फायर करते ही जा रहा है। वीर, पागल हो गए हो क्या? अभी मैंने यहाँ पे सबको खत्म कर दिया है, जल्दी चलो। हमने अभी जितने भी जेनोजेनिक्स के साथ फाइट की है, ये 1% भी नहीं थे इस प्लेनेट के। बस इस तरफ जितने ज्यादा जेनोजेनिक्स मौजूद थे वही हमसे लड़ने आए थे, और अभी पूरे प्लेनेट्स के जेनोजेनिक हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी चलो वीर। ईसा वीर से कहती है। ईसा की बात को सुनने के बाद वीर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। नहीं यार, ऐसे तो मुझे उसकी डिवेल्सफुल नहीं मिलेगी, और अगर मैं यहाँ रुका रहा तो मैं अपनी और ईसा की जान के दोनों को खतरे में डाल दूंगा। मुझे ईसा की बात माननी चाहिए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और तो और मुझे ये जेनोजेनिक जीन भी तो मिला है जो कि वोर्टेक्स लेवल का है। वीर उस अपने जेनोजेनिक जीन को देखते हुए कहता है। वीर ईसा के साथ उड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन अभी भी स्पेल वीर के पीठ पे बैठ के लगातार सारे रॉकेट लॉन्चर्स उसी जगह पर फायर कर रही थी जहां पर वो यूनिकॉर्न था। वीर अपने स्पेल को वापस बुलाता है और फिर ये सोच लेता है कि अब वो जेनोजेनिक पे हमला करने का कोई फायदा नहीं है। इतने ही में वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वोर्टेक्स जेनोजेनिक होली यूनिकॉर्न मारा गया, आपको इसकी डेविल फुल हासिल हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। इन्हें देखकर वीर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या क्या एक मिनट, क्या मुझे सच में वो मिल गया जो मुझे चाहिए? वीर अपने मन ही मन सोचता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ईसा भी वीर को पागलों की तरह हंसते हुए देख रही थी। वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारे सर पे चोट लग गई है? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ईसा को ये लग रहा था कि कहीं किसी जेनोजेनिक ने वीर को पॉजेस तो नहीं कर लिया है। नहीं, आप समझ नहीं। एक मिनट रुक जाइए। वीर ईसा को वहीं हवा में फ्लोट करते हुए कहता है। ठीक है, रुकिए, लेकिन जल्दी, क्योंकि वो जेनोजेनिक्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और वो जेनोजेनिक्स इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर वो हम तक पहुँच गए तो हम सब नहीं बच पाएंगे। ईसा वीर से कहती है। वीर भी ईसा की बात को सुनता है और उसे जो करना था वो जल्दी जल्दी करने लगता है। वीर जल्दी से अपने सीओ फुल के अंदर देखता है और उस जेनोजेनिक के डिस्क्रिप्शन को चेक करने लगता है। होली यूनिकॉर्न की डेविल्स सोल का टैग, उड़ने वाली डेविल्स सोल। वीर जैसे ही देखता है कि उसे उड़ने वाली डेविल्स सोल मिली है, वीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वीर को अकेले में ही स्माइल करता हुआ देखकर ईसा उसे एक अजीब तरीके की नजरों से देखने लगती है। दूसरी तरफ वीर जल्दी से अपने डेविल्स सोल को बुलाता है। वीर के ऐसा करते ही वीर के पीठ पे दो चमचमाते हुए सफेद विंग दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि हूबहू उसी यूनिकॉर्न के जैसे लग रहे थे। ईसा उस पंख को देखकर थोड़ा बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन वो वीर से कुछ नहीं कहती है। चलिए माय क्वीन, अब हो गया। वीर ईसा से कहता है, तुम मेरे जितने स्पीड में उड़ तो पाओगे ना? मतलब तुम थकोगे तो नहीं ना? ईसा वीर से कहती है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस चलिए। तभी वीर वहां से अपने पीछे बहुत खतरनाक औरत छोड़ते हुए उड़ के चला जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड, ये कैसे हो सकता है? ईसा मन ही मन सोचती है और उड़ के वीर की स्पीड को मैच करने की कोशिश करती है, लेकिन ईसा चाहकर भी वीर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। ईसा वीर का आधा भी स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी। ईसा को उतना ज्यादा पीछे होता हुआ देखकर वीर उड़ के वापस ईसा के पास आता है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ, वीर ईसा से कहता है। वीर की बात सुनने के बाद ईसा ये सोचने लगती है कि अभी वीर को उसे अपने साथ स्पीड को लिमिट रख के ले जाना पड़ रहा था, और अब वीर को उसके साथ स्पीड मैच करके जाना पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात थी। ये ह्यूमंस कितने ज्यादा अजीब होते हैं। ईसा मन ही मन सोचती है और वीर के साथ जाने लगती है। वीर का वो हाथ जो कि अभी तक बहुत ज्यादा डैमेज था और वीर को अपने हाथ में कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था, अब उसमें भी धीरे धीरे जान आना शुरू हो जाती है। वीर अपने हाथों को कंट्रोल कर पाता है। ईसा वीर को एक जेनोजेनिक प्लेनेट पे ले जाती है। वहाँ पे कुछ जेनोजेनिक्स थे जो कि ईसा के अंदर काम करते थे। जब वीर उस प्लेनेट पे पहुंचा था तो वीर देखता है कि वो एक छोटा सा प्लेनेट है, और तो और अभी तक वीर पूरी तरीके से हील हो चुका था। वीर ईसा के पीछे पीछे उस प्लेनेट पे जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा पैलेस देखता है जिसके अंदर ईसा जा रही थी।
ईसा अंदर जाती है और वीर को बैठने के लिए कहती है। वीर कुछ देर बैठता है और फिर अपने चेयर से खड़ा होता है और अपने चारों बगल देखते हुए ईसा से ये पूछता है कि वैसे माय क्वीन, मुझे कहा गया था कि आप किसी एलियन ने मार दिया है या फिर खा लिया है, तो फिर आप बची कैसे? वीर इतना कहकर ईसा की तरफ दोबारा मुड़ता है, लेकिन वीर देखता है कि ईसा उसकी तरफ बढ़कर उसके गर्दन को पकड़ कर उससे ऊपर उठा देती है। माय क्वीन, आप ये क्या कर रही हैं? मेरा गला दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। वीर ईसा से कहता है, नाटक बंद करो डॉलर। मैं वहां पे तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मेरी दोस्त स्नोबर्ड ड्यू को कैद रखा है इतने सालों से। मुझे वो भी चाहिए। कहाँ है वो? ईसा वीर से कहती है। ईसा की बात को सुनने के बाद वीर को याद आता है कि जब वीर गानास को रिक्रूट करने गया था तब वहां पे क्या क्या हुआ था। वीर उस गाना डिफाइड ट्रेजर के अंदर चला गया था जहां पर स्नोबर्ड ड्यूक और बहुत सारे किंग्स स्टैब थे, लेकिन वीर वहां पे अपने गॉड बॉडी का इस्तेमाल करके निकल गया था और गाना पे जीत हासिल करके उन्हें अपने लिए रिक्रूट करके ले आया था। ठीक है माय क्वीन, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है, लेकिन आप मुझे पहले नीचे से उतारिए। वीर ईसा से कहता है। वीर की बात सुनने के बाद ईसा उससे नीचे गिरा देती है। एक्चुअली में वो एक गाना डिफाइड ट्रेजर के अंदर कैद है, वो मेरे पैलेस में है। आपको मेरे साथ चलना होगा। वीर ईसा से कहता है, ठीक है चलूंगी, इसे बहाने लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि मैं वापस आ चुकी हूँ। ईसा एक डेविल टाइप स्माइल देते हुए कहती है, वैसे मेरे मरने वाली खबर के बाद वहाँ क्या क्या हुआ मुझे सब कुछ पता है। मूनविल किंग मुझसे जुड़ा हुआ था और उसने मुझे सब कुछ बताया है। ईसा की बात को सुनने के बाद वीर शॉक्ड होता है और फिर अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे मूनविल किंग ईसा का नाम सुनते ही एबनॉर्मली बिहेव करने लगता था। वीर को यही लगता था कि वो और ईसा काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, इसी के कारण वो ईसा का नाम सुनकर थोड़ा एम्बैरस हो जाता है, क्योंकि जब से ईसा की मौत हुई थी तब से मूनविल के सामने कोई भी अगर ईसा का नाम लेता था वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता था। और अब आज वीर को पता चल रहा है कि ऐसा क्यों होता था। वीर ईसा के साथ उस पैलेस में करीब 4 दिन रुकता है और इन 4 दिनों में वीर पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। वीर लगातार वोटेक्स जेनोजेनिक जो कि उसे मिला था, वोटेक्स जेनोजेनिक जीन उसके पास एक था जिसे वो भूले जा रहा था। अगर ये नरम है और मुलायम है तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ बिना पकाए या फिर बिना कंज्यूम किए? अगर मैं उसे खाऊंगा तो क्या मुझे डिफाइड जीन पॉइंट नहीं, उससे तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो क्या अगर मुझे वोटेक्स जेनोजेनिक जीन चाहिए तो शायद मुझे जेनोजेनिक नहीं वोटेक्स लेवल पे पहुंचना होगा। वोटेक्स, हाँ, मुझे वोटेक्स लेवल पे पहुंचना होगा। भले ही लोग की नज़र में ये कोई गॉड लेवल है, लेकिन ये असल में वोटेक्स लेवल है। वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस जीन स्क्रोल में वोटेक्स का कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब वहाँ पर सिर्फ डिफाइड एलियंस तक ही लड़ सकते थे, डिफाइड जेनोजेनिक। और तो और मैंने देखा था जो भी डिफाइड से ऊपर नहीं है, मतलब जो डिफाइड से ऊपर हैं, वो जीन स्कूल में एंटर नहीं कर पाए थे और उनके सामने कोई भी पेपर आके नहीं गिरा था। तो क्या इसका मतलब जीन यूनिवर्स में वोटेक्स लेवल बिना? वीर के दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे। वीर उठता है और उस जेनोजेनिक जीन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वीर रुक जाता है क्योंकि उसे लगता था, क्योंकि उसकी थोड़ी गलत भी हो सकती है। नहीं, हो सकता है कि मुझे ये जेनोजेनिक जीन मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि वोटेक्स जेनोजेनिक जीन मुझे फिर बाद में कभी मिलेगा। इसलिए पहले मुझे लेवल अप करने पर फोकस करना होगा। वीर मन ही मन सोचता है। तभी इतने ही में वीर को पैलेस के बाहर बहुत सारे जेनोजेनिक्स के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वीर आगे बढ़ता है और खिड़की खोल के देखता है। वीर को बहुत सारे जेनोजेनिक्स ईसा के उसी प्लेनेट को भी खड़े दिखते हैं। वहाँ पे सब स्पेस में फ्लोट कर रहे थे और लगातार उस प्लेनेट की तरफ से आ रहे थे। उस प्लेनेट पे अब एक भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ वीर और ईसा भाग सकते थे। वो सब चारों बगल से आ रहे थे। वीर और ईसा वहां से बच के निकल ही नहीं सकते थे, उसका कोई चांस नहीं था। इतने में ईसा उठ के आती है। ओ नो, हम सब फंस गए वीर, अब हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे।
अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इनसे लड़ना होगा, ईसा वीर को कहती है। पर माय क्वीन, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। अगर हम इससे लड़ने जाएंगे भी तो। वीर इतना कह रहा होता है, इतने में ईसा उसकी बात को काटते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ वीर, अगर तुम इनसे लड़ने भी जाओगे तो तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले हुआ, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम इन्हें डॉज करते रह जाओगे तो फिर तुम यहाँ से जिंदगी भर कभी नहीं निकल पाओगे। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपने अटैक्स को चेंज करना होगा, तुम्हें बच बच कर सब पे हमला करना होगा, तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा वीर, ईसा वीर से कहती है। वीर ईसा की बात को समझता है। वीर इसके बाद ईसा को पहले से बाहर कूदते हुए देखता है। वो सीधे बाहर कूदकर इन जेनोजेनिक्स की भीड़ को खाली करने चली जाती है, जो कि सामने से आ रहे थे और बहुत करीब आ गए थे। वीर उस खिड़की से कूदने से पहले पीछे देखता है, जहां पर वही वॉर्टेक्स जेनोजेनिक जीन रखा हुआ था। वीर उसके पास जाता है और फिर जो होगा वो होगा। अगर मेरी थ्योरी सही निकली तो शायद मुझे ये जेनोजेनिक जीन मिल जाए और मैं इसे कलेक्ट कर पाऊँ। वीर अपने मन में सोचता है और उस जेनोजेनिक जीन को, जो कि काफी नरम था, उसका ऊपर का हिस्सा अपने मुंह से दबा के खाने लगता है। वीर ने उसे खाया तो था, लेकिन उसका स्वाद इतना ज्यादा कड़वा था कि वीर को उल्टी आ गई थी और वो करीब 2-3 मिनट तक उल्टी ही करता रह गया था। जी, ये क्या है? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा पाऊंगा, वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन इतने ही में बाहर से सारे जेनोजेनिक्स के चिल्लाने की आवाज दोबारा आने लगती है, जिससे वीर का माइंड चेंज हो जाता है और अब वो दोबारा से उस जेनोजेनिक जीन को ढोता है, जो कि उसकी उल्टियों से भींगा हुआ था। उसके बाद वीर उससे, ठीक है, जो होगा वो होगा। उसके बाद वीर उस टुकड़े को अपने मुंह में रखकर सीधे निकल जाता है। वीर को फिर से उल्टी आ रही थी, लेकिन वीर अपने आप को जैसे तैसे रोकता है। वीर जैसे ही उस टुकड़े को पूरी तरीके से निगल लेता है, वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वॉर्टेक्स जेनोजेनिक जीन +1। वीर के पावर स्क्रीन पर यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। यस, मुझे लगा ही था। ये जीन यूनिवर्स में अगर कोई ह्यूमन हाफ डिफाइड या डिफाइड बन जाए तो वो किसी भी जीन पॉइंट्स को आसानी से क्लियर कर सकता है बिना उसके लेवल पहुंचे। जैसे हाफ डिफाइड से ऊपर डिफाइड, डिफाइड से ऊपर वॉर्टेक्स लेवल। मैं इन सभी जीन पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकता हूँ बिना उस लेवल पर जाए। और इससे तो जीन स्कूल में भी सिर्फ डिफाइड क्रिएचर्स तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीर सारी गुत्थियों को सुलझाता है और उसके बाद उसका चेहरा देखने में हरा लगने लगता है, क्योंकि अब वीर दोबारा से उसी जेनोजेनिक जीन को देख रहा था जो कि उसके सामने रखा था और जो कि हद से ज्यादा कड़वा था। वीर आगे बढ़ता है और उस जेनोजेनिक जीन एक और बाइट ले लेता है। छी, ऐसा लग रहा है जैसे करेले की जूस में किसी ने गोबर मिला के डाल दिया हो। वीर अपने उल्टी को कंट्रोल करता है और जल्दी जल्दी जेनोजेनिक जीन को खाने लगता है। वीर जैसे जैसे उसे खा रहा था वैसे वैसे वीर के पावर स्क्रीन पे शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वॉर्टेक्स जीन पॉइंट +1, वॉर्टेक्स जीन +1, वॉर्टेक्स जीन +1। वीर के पावर स्क्रीन ये शब्द लगातार 10 बार आते हैं। वीर को कुल मिलाकर 10 वॉर्टेक्स जीन पॉइंट हासिल हो गए थे। वॉर्टेक्स जीन को पूरी तरीके से कलेक्ट करने के बाद वीर की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड महसूस कर रही थी। और तो और वीर ने यह भी नोटिस किया था कि एक वॉर्टेक्स जीन पॉइंट 50 डिफाइड जीन पॉइंट के बराबर है। हाँ, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं वॉर्टेक्स लेवल की जीन पॉइंट को मैक्सिमम लेवल को पार कर लूँ तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन और स्काईपेल्स के लीडर को हरा पाऊंगा? वीर के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। इतने ही में बाहर से ईसा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ईसा को एक एलियन ने बहुत जोर से हिट किया था, जिसकी वजह से अब वो जमीन पर गिर गई थी। ईसा दोबारा उठती है और दोबारा पैलेस की तरफ देखती है। क्या ये सच में बाहर नहीं आने वाला है? क्या ये डर गया है? ईसा मनी मन सोचती है, छी, मुझे नहीं लगता था मेरा स्टूडेंट ऐसा होगा। ईसा मनी मन सोचती है। इतने ही में बाहर से वीर कूद के आता है, जिसके पीठ पे 2 सफेद चमकने वाले विंग थे। वीर अपने पंखों को फड़फड़ाता है और ईसा के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है। वीर ईसा का हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है। उसके बाद ईसा और वीर आसमान की तरफ देखने लगते हैं, जहां से काफी सारे जेनोजेनिक्स लगातार वीर और ईसा की तरफ बढ़ रहे थे। माय क्वीन, क्या आप मुझे मेरा नाइफ वापस कर सकती हैं? मैं इन सबको मार सकता हूँ, वीर नाइफ क्वीन से कहता है।
बकवास, ये तुम्हारा नाइफ नहीं, ये मेरा नाइफ है, और यहाँ तक इसका बयान भी मेरा है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ईसा इतना कह ही रही होती है, इतने ही में वो नाइफ ईसा के हाथ से उड़कर वीर के कमर में जाकर अटैच हो जाता है। ये नाइफ किसका है, ये नाइफ ही डिसाइड करेगा, वीर ईसा से कहता है, और फिर वहां से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ के जाने लगता है। वीर को एक स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स महसूस हुई थी, जो कि वॉर्टेक्स क्लास जेनोजेनिक की थी, और वो काफी सारे जेनोजेनिक्स के भीड़ के बीच में था। वीर अपना प्रोफेसर मंत्र एक्टिवेट करता है और अपने सारे स्टेप्स को कैलकुलेट कर लेता है। वीर पिछली बार जैसी गलतियां नहीं कर रहा था, इस बार वो अपने प्रोफेसर मंत्र के साथ आगे बढ़ने वाला था। वीर अपना क्रिस्टल आर्मर बुलाता है और अपने गॉड स्पिरिट मोड को भी एक्टिवेट कर लेता है। वीर की बॉडी सफेद रंग से शाइन करना शुरू कर देती है और उसके ऊपर वो ब्लैक क्रिस्टल आर्मर भी आ जाता है। वीर जैसे ही अपने क्रिस्टल आर्मर को पहनता है, वैसे ही उसकी स्पीड और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वीर अपने पंखों के साथ उड़कर आगे बढ़ता है। सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करने के बाद वीर आगे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वीर सीधे जेनोजेनिक्स की भीड़ के अंदर घुस जाता है। वीर एक जेनोजेनिक को देखता है। वीर उसके बगल से निकलता है और उसे डॉज कर देता है, लेकिन उस जेनोजेनिक का सर धड़ से वहीं अलग हो जाता है और वीर के पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। म्यूटेंट की फाइट, डार्क बीटल मारा गया, आपको कोई भी डिविजन हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वीर वहीं नहीं रुकता है। वीर के पास में जब तक इतने शब्द दिखे ही थे, इतने ही में वीर ने ऑलरेडी 10 जेनोजेनिक्स को खत्म कर दिया था और उन सब के सर वहाँ स्पेस में लोड कर रहे थे। अब वीर अपने सब को कैलकुलेट करके और आगे बढ़ते जा रहा था। इवेंचुअली वीर को वो वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक मिल ही जाता है, लेकिन वीर के सामने परेशानी ये थी क्योंकि वो जेनोजेनिक वीर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। वीर भले उसे मार सकता है, लेकिन वो जेनोजेनिक बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेकिन वीर भी कम कहा, उसके यूनिकॉर्न विंग सफ़ेद रंग से शाइन करना शुरू कर देते हैं और वो इस बार और भी ज़्यादा ग्लो कर रहे थे। वीर का गॉड स्पिरिट मोड एक्टिवेट जैसे ही हुआ था, वैसे ही उस यूनिकॉर्न विंग की पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब वो पहले से ज़्यादा शाइन कर रहा था। हाँ, बेशक ये एक होली गॉड वाले की सोल है, वीर मनी मन सोचता। उसके बाद वीर की स्पीड उस वॉर्टेक्स टाइप एलियन से भी ज़्यादा हो जाती है जो कि वीर के सामने मौजूद था। वो वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक इससे पहले कि कुछ भी सोच पाता, वीर उसके बगल से निकल जाता है और उस वॉर्टेक्स जेनोजेनिक का स्वर वहीं हवा में लौटने लगता है। फिर वीर के पावर स्क्रीन पे आपने वॉर्टेक्स जेनोजेनिक हैमर फैंटम को मारा, आपको कोई भी डेविल फुल हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पे यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वीर इन शब्दों को देखकर निराश नहीं हुआ था। वीर खुश था क्योंकि उसके पास अब बहुत ज़्यादा स्पीड में उड़ने वाली विंग्स है, जो कि किसी भी वॉर्टेक्स टाइप जेनोजेनिक से कहीं ज़्यादा है। वीर उस जेनोजेनिक को बीच से चीर देता है और उसका जेनोजेनिक मटेरियल ले लेता है। वॉर्टेक्स जेनोजेनिक जीन मिला है। वीर के पावर स्क्रीन पर यह सब दिखना शुरू हो जाते हैं। वीर उस जेनोजेनिक जीन को लेता है और वहाँ से उड़ के जाहिर होता है, इतने ही में एक जेनोजेनिक वीर के सामने आ जाता है। वीर ने उस जेनोजेनिक को अपने सामने आते हुए नहीं देखा था, हालांकि वो फाइट जेनोजेनिक था, लेकिन उसने वीर को पंच मार कर काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था। ये सब कुछ होते हुए नीचे ईसा देख रही थी। बेशक ये सारे जेनोजेनिक्स इलेक्ट्रॉन के सबऑर्डिनेट्स हैं, ईसा मनी मन सोचती है। इतने ही में वीर आगे बढ़ता है और उस जेनोजेनिक को ख़त्म करने के लिए फुल स्पीड से उस जेनोजेनिक की तरफ घूमने लगता है। वीर उस जेनोजेनिक को ख़त्म करने वाला होता है, इतने ही में वीर के सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है और उसे अपने CO4 के अंदर कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देने लगती है। वीर, वीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या मैं सच में यहाँ वापस आ गया हूँ? वीर के CO4 के अंदर से ये आवाज़ें सुनने आ जाती हैं। वीर जल्दी से अपने CO4 के अंदर झाँकता है कि ये आखिर किसकी आवाज़ है जो कि वीर को इतने समय से परेशान कर रही हैं। वीर देखता है कि इन आवाज़ों के आने के साथ साथ वीर के बॉडी पे से वो ब्लैक क्रिस्टल आर्मर भी गायब हो रहा है। वो सीधे गायब होकर वीर के बॉडी से अलग हो गया था। ये क्या है? अब ये मेरी बॉडी से अलग क्यों हो गया? वीर उस ब्लैक क्रिस्टल आर्मर को देखते हुए कहता है,
वीर देखता है कि उस ब्लैक क्लिस्टर आर्मर के पीछे से वही जेनोजेनिक उड़ते हुए वीर की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो जेनोजेनिक वीर को छू ही पाता, वो ब्लैक क्लिस्टर आर्मर खुद से ही हिलना शुरू हो जाता है और उस ब्लैक क्रिस्टल आर्मर की आंखें अब सफेद रंग से शाइन कर रही थीं। ग्रेट गॉड, आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? आपने तो कहा था कि आप सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं। वीर ग्रेट गॉड से कहता है। इतने ही में वीर के पास स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर की पावर 5% चली गई है। वीर के पास स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, क्या अगर मैं इस ब्लैक क्रिस्टल आर्मर को चार्ज करूंगा तो क्या मैं इससे ग्रेट गॉड को यहाँ बुला सकता हूँ और बस इससे मेरे चार्जिंग पॉइंट्स कम होंगे, है ना? वीर अपने मन ही मन सोचता है। इतने ही में वीर के पास फिर से कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर 5% पावर लॉस कर रहा है। वीर के पास तो ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। अरे यार, अब मेरे पास 10 चार्जिंग पॉइंट्स बाकी हैं। मुझे कुछ करना होगा वरना मेरी सारी चार्जिंग पॉइंट्स खत्म हो जाएंगी। वीर अपने मन ही मन सोचता है। मैं जानता हूँ वीर तुम क्या सोच रहे हो, रुक जाओ मैं तुम्हें मदद करता हूँ, ग्रेट गॉड वीर से कहते हैं। और ग्रेट गॉड अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और उससे एक बहुत बड़ा स्लैब आसमान में क्रिएट करते हैं। वो जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से टकराते हैं वैसे ही एक बड़ा सा शॉकवेव सामने मौजूद सारे जेनोजेनिक्स खत्म कर देता है और इतने ही में ब्लैक क्रिस्टल आर्मर की पूरी पावर भी खत्म हो जाती है और ब्लैक क्रिस्टल आर्मर वीर के बॉडी पे दोबारा से आ जाता है। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर की पावर 0%। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। अरे यार, मैंने तो सिर्फ तुम मुफ्त से चार्ज किया था। फिर वीर वहां देखता है जहाँ पे ग्रेट गॉड ने अपने स्लैब को अनलीश किया था। वीर ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि वीर को वहां पे आगे बहुत सारे जेनोजेनिक्स जीन दिख रहे थे। वहां पर जेनोजेनिक्स का कोई भी नामो निशान नहीं था। वहां पे वो सारे जेनोजेनिक्स धूल बनकर उड़ गए थे। वीर जल्दी से आगे बढ़ता है और उनमें से बहुत सारे जेनोजेनिक्स जीन्स को कलेक्ट करना शुरू कर लेता है। वहां पर वीर को टोटल 3 वोटेक्स जेनोजेनिक जीन भी मिले थे। वीर उन्हें उठा लेता है और अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। वहां पर आसमान में बहुत सारे जेनोजेनिक जीन्स अभी भी फैले हुए थे। वीर उन सबको कलेक्ट करना चाहता था क्योंकि इससे भविष्य में वीर की टीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। वीर उन सारे जेनोजेनिक जीन्स को कलेक्ट कर ही रहा होता है। इतने ही में आसपास से काफी सारे जेनोजेनिक्स की चीख और चिल्लाहट वापस आ जाती है। ईसा वीर के पास उड़कर आती है और फिर, चलो वीर, यहाँ से रास्ता खाली हो गया है, यहाँ पर अभी बहुत देर तक जेनोजेनिक्स नहीं आएंगे। ईसा वीर से कहती है, अब कुछ देर रुक जाओ, तो आप बस इतना कीजिए कि इन सारे जेनोजेनिक जीन्स को कलेक्ट करिए। वीर जल्दी में कहता है। ईसा वीर को ये सब करते हुए देखती है। और वीर, हम फंस जाएंगे। ईसा वीर से कहती है, मेरी बात समझिए माय क्वीन, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही कीजिए। वीर ईसा से कहता है। ईसा वीर की बात मानते हुए बहुत सारे जेनोजेनिक जीन्स को वहां पे कलेक्ट कर लेती है। लेकिन इतने ही में ईसा को दिखता है कि काफी सारे जेनोजेनिक्स अब वीर और ईसा के इतने पास आ गए हैं जिससे अब वो दोनों यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, तो अब क्या है तुम्हारा प्लान? ईसा वीर से कहती है, क्योंकि अब ईसा को लग रहा था कि अब वो दोनों भाग नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ देर और अभी और जेनोजेनिक जीन्स बाकी है। वीर ईसा से कहता है कि पागल वागल हो गया है क्या? ईसा मन ही मन सोचती है, लेकिन वो जेनोजेनिक जीन्स को कलेक्ट करना जारी रखती है। कुछ देर बाद उनमें से एक जेनोजेनिक वीर और ईसा के पास आता है और उस पर हमला करने वाला होता ही। इतने ही में वीर ईसा का हाथ पकड़ता है और वहां से तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। ईसा अपना आंखें खोलती है और वो देखती है कि वो एक क्रिस्टल पैलेस के अंदर है और उसके सामने एक स्टैचू है जिसके ऊपर एक सफेद स्टोन चमक रहा है। वीर अपने स्पिरिट स्टोन की मदद से वापस अपने क्रिस्टल पैलेस आ गया था। ईसा ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। ये क्या, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? ईसा वीर से कहती है, और टेलीपोर्ट होकर? वीर अपने कैजुअली कंधे उचकाते हुए कहता है, अगर वापस आ गए तो ठीक है, मुझे स्नोबॉडी को वापस करो जिससे तुमने कैद करके रखा है यहीं पे। ईसा वीर से कहती है। वीर ईसा को वहीं बैठने के लिए कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। वीर अपने कमरे में जाता है और वीर एक टेबल पे देखता है कि वहां पर गानास के स्टैचू रखे हुए हैं, जो कि एक डिफाइड ट्रेजर था, जिसमें गानास ने, भाई देखो, पुराने स्टोरी अगर सुना होगा तुम लोग को तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है? अगर तुम लोग पुराने स्टोरी सुन चुके हो तो तुम्हें पता होगा गाना का क्या था, जो भी सीन है, ठीक है? वीर बहुत सालों पहले
गानास को रिक्रूट करने के लिए गया था ताकि वो सब उसके सबॉर्डिनेट्स बन सके और उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वीर को उस ट्रेजर के अंदर जाना पड़ा था, और उस ट्रेजर के अंदर सिर्फ गानास की पावर ही चलती थी। और तो और वहाँ पे कोई भी डिफाइड या फिर किंग क्लास क्रिएचर पहुँच जाता था तो उसकी पावर नॉर्मल विस्काउंट लेवल पे पहुँच जाती थी। लेकिन वीर का गॉड मोड, स्पिरिट गॉड मोड वहाँ पर चल रहा था, जिसके कारण वीर को वहाँ पर अपना डॉलर वाला रूप सबके सामने रिवील करना पड़ा था। और क्योंकि स्नोबर्ड ड्यूक ईसा के दोस्त है, तो ईसा की वजह से उसे पता था कि डॉलर कौन है और कैसा दिखता है। और स्नोबर्ड ड्यूक को वहाँ पता चल गया था कि वीर ही डॉलर है। अगर वो वहाँ से बाहर निकलती तो जरूर ईसा को बता देती कि वो जिस दुश्मन को इतने समय से ढूंढ रही है वो और कोई नहीं, उसका खुद का स्टूडेंट है। इसलिए वीर ने वहाँ पर स्नोबर्ड ड्यूक के साथ साथ काफ़ी सारे किंग्स को कैद कर दिया था, और वो सब अभी तक वहीं कैद थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सब भूखे प्यासे वहाँ पर रह सकते थे। वीर जब भी वहाँ रहता था तब तक वीर को भूख और प्यास लगती ही नहीं थी, जैसे कि वहाँ का समय रुक गया हो। वीर उस गाना स्टैचू को लाता है और फिर ईसा के पास जाता है। ईसा के पास पहुँचने के बाद वो उस गाना स्टैचू को अपने ठीक सामने थोड़ा दूरी पर रखता है और ईसा को थोड़ा पीछे हट जाने के लिए कहता है। उसके बाद वीर अपने सुपर गॉड स्पीड मोड में आता है। वीर को अपने सुपर गॉड स्पीड मोड में देखकर ईसा को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहती है। वीर अपने सुपर गॉड स्पीड मोड में आता है और वीर के सामने खड़ा वो गाना ट्रेजर अपने आप ही बड़ा हो जाता है। वो स्टैचू बहुत बड़ा हो गया था और अब उस गोल्डन स्टैचू के पाँव के पास से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से गोल्डन रोशनी शाइन कर रही थी। उसके अंदर से स्नोबर्ड ड्यूक और जितने भी किंग्स वहाँ कैद थे वो सारे बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। स्नोबर्ड ड्यूक सीधे ईसा के सामने जाके गिरी थी, जबकि बाकी के किंग्स सीधा क्रिस्टल पैलेस के बाहर जाके फेंके गए थे, क्योंकि वीर को उन सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्होंने वीर को धोखा दिया था और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। स्नोबर्ड ड्यूक ईसा के पाँव के सामने गिरती है और अपने सामने ईसा को देखकर रोने लगती है। ईसा, ईसा तुम वापस आ गई, मेरा मतलब मैं वापस आ गई। फिर स्नोबर्ड ड्यूक का ध्यान अपने बगल में खड़े वीर पे जाता है। ईसा, यही डॉलर है, यही डॉलर है, खत्म करो इसे, इसने हमें इतने साल कैद करके रखा। स्नोबर्ड ड्यूक इतना कह रही होती है, इतने ही में ईसा उसे शांत कराती है। फिर स्नोबर्ड ड्यूक भी शांत होती है और फिर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो वीर के पावर को सेंस कर सकती थी, जो कि एक डिफाइड लेवल जितनी ही थी। क्या तुम डिफाइड बन गई हो? एक मिनट ईसा, क्या तुम भी डिफाइड बन गई हो? कैसे? मुझे तो इतने साल हुए भी नहीं, वहाँ क्या हुए? स्नोबर्ड ड्यूक ईसा से हैरानी से पूछती है, चलो यहाँ से। ईसा स्नोबर्ड ड्यूक को बस इतना ही कहती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। वीर भी अपने पैलेस के टॉप पे पहुँचता है, जहाँ पर वो ईसा और ड्यूक स्नोबर्ड ड्यूक को जाते हुए देख रहा था। वीर ईसा को जाते हुए देखता है और फिर माय क्वीन, वीर ईसा से कहता है। वीर की इस बात को सुनकर ईसा वहीं हवा में रुक जाती है और रुकी रहती है। मैं अभी आपका स्टूडेंट हूँ, है ना? वीर ईसा से कहता है और फिर उसके हाथ में एक जेनोजेनिक जीन था जो वॉर्टेक्स लेवल का था। इतना कहने के बाद वीर उस जेनोजेनिक जीन को अपने मुंह में रख लेता है, क्योंकि वो वॉर्टेक्स जेनोजेनिक जीन बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए वीर ने उसे एक ही बार मुंह में रख लिया और वीर उसे खा गया था। उससे वीर को 5 वॉर्टेक्स जेनोजेनिक जीन मिले थे, जिसके बाद वीर की पावर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने में लग रही थी। वीर का ऑरा और भी ज़्यादा खतरनाक देखने में लग रहा था। वीर ने जब ईसा से कहा कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ या नहीं, तभी वीर का पावर और ऑरा बढ़ गया था। ईसा उस ऑरा को सेंस करती है और पीछे मुड़ती है। फिर वो करके पीछे मुड़ती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ईसा जाने से पहले अपने कमर में अटैच एक नाइफ को निकालती है और उसे पीछे बिना देखे ही फेंक देती है। वो नाइफ सीधे उड़ते हुए वीर की तरफ आ रहा था। पीछे से एक्स किंग आता है और वीर को वहाँ नॉर्मली खड़ा देख उसके पास जाता है, लेकिन एक्स किंग जैसे ऊपर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक नाइफ सीधे वीर की तरफ बढ़ रहा था और वीर वहाँ कैजुअली खड़ा था। तो वीर पागल हो गए हो क्या? वो नाइफ सीधे तुम्हारे सर में छेद कर देगा, पीछे हो जाओ। एक्स किंग इतना कह रहा होता है, इतने ही में वो नाइफ वीर के ठीक पाँव के आगे आके नीचे गिर जाता है।
वो जमीन से अटैच हो गया था। वीर उस नाइफ को देखता है और उसे उठाता है। मेरा बोन नाइफ, वीर मन ही मन कहता है। ये वही बोन नाइफ था जिससे बुद्धास ने वीर को चींटी बनाकर छीन लिया था। इसका मतलब ईसा ने बुद्धास को खत्म कर दिया। मुझे लगा ही था। ये वीर मन ही मन सोचता है। फिर वो अपने पैलेस अंदर आ जाता है। वीर अपने पैलेस में आ ही रहा होता है, इतने में वीर को पीछे से कोई अपने प्लेनेट पे इंटर करते हुए दिखता है। वो दोनों और कोई नहीं, लोन बैम्बू और अनुजा थे। अनुजा ड्यूक लेवल पे पहुंच गई थी, जिसके कारण अब वो स्काई पैलेस से आ सकती थी और उसके साथ साथ लोन बैम्बू वहाँ आ गया था। अनुजा के आने के बाद वीर और अनुजा एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद अनुजा अंदर चली जाती है, लेकिन लोन बैम्बू वहीं खड़ा था। अब क्या हुआ लोन बैम्बू, तुम लोग बहुत बड़े लंबे सफर से आए हो ना, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वीर लोन बैम्बू से कहता है वो बात नहीं है वीर, क्या वो लड़की शांत हुई है क्या? लोन बैम्बू वीर से कहता है कौन सी लड़की? वीर लोन बैम्बू से दोबारा पूछता है अरे वही वो नक्सली लड़की क्वीन। लोन बैम्बू वीर से पूछता है, लेकिन वीर चौंक जाता है क्योंकि एक्सटिंग के चिल्लाने की वजह से क्वीन भी वहां आ गई थी और वो इस वक्त लोन बैम्बू और वीर की बातों को सुन रही लिया था। हो गया सत्यानाश, ये तो अभी शांत हुई थी, अब पता नहीं ये क्या करेगी। वीर मनी मन सोचता है, लेकिन क्वीन इन सबको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। लोन बैम्बू भी क्वीन को देखता है और फिर इसका मतलब ये शांत हो गई है ना? लोन बैम्बू वीर से कंफर्म करते हुए पूछता है हाँ ये शांत हो गई है। वीर लोन बैम्बू को कहता है। उसके बाद वीर जल्दी से सारे वोर्टेक्स जेनोजेनिक जीन को अपने कमरे में ले जाता है। अब वीर के पास 15 वोर्टेक्स जेनोजेनिक जीन मौजूद थे। वीर कुछ देर तक बड़ी ही मुश्किल से उन कड़वे जेनोजेनिक मटेरियल्स को खाता है जो कि वोर्टेक्स टाइप के थे। वोर्टेक्स जेनोजेनिक जीन +1, वोर्टेक्स जेनोजेनिक जीन +1। वीर के पास इन पर ये सब लगातार दिखते रहते हैं। वीर फाइनली उन सारे जेनोजेनिक जीन्स को खत्म करता है जो कि वोर्टेक्स लेवल के थे, और अब भी वीर के सामने करीब 40 से ज्यादा डिफाइड जीन मटेरियल रखे हुए थे, और तो और म्यूटेंट डिफाइड जीन मटेरियल्स वहां पर करीब 20 थे। हाँ, तो अगर मेरे पैलेस में डिफाइड या हाफ डिफाइड अगर कोई बन जाए तो वो इनका इस्तेमाल कर सकता है, वीर मनी मन सोचता है। लेकिन तब तक इन्हें ही रहना होगा, इन सब की नज़र में नहीं आना होगा, नहीं तो ये सब तो अपने ऑर्डिनरी जीन पॉइंट के मैक्स लेवल को पार करने के लिए भी डिफाइड जीन पॉइंट्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, वीर मनी मन सोचता है। वीर को कुल मिलाकर अभी तक 38 वोर्टेक्स जीन पॉइंट हासिल हो गए थे। नॉट बैड, ये जीन पॉइंट मुझे जल्दी जल्दी हासिल हो रहा है, वीर मनी मन सोचता है। इतने ही में वीर के कमरे को बिना खटखटाए कोई अंदर आ जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि होली एंजल थी। होली एंजल वीर के सामने आती है और बॉट ऑन करती है, लेकिन इसका नज़र कहीं और ही था। होली एंजल का नज़र इस वक्त डिफाइड जीन मटेरियल्स की तरफ था। देखो भाई लोग, मैं डिफाइड जीन मटेरियल अब से नहीं बोलूँगा, जीन क्रिस्टल बोलूँगा। नहीं यार, ये भी अजीब, जीन मटेरियल ही बोलूँगा, ठीक है। वीर होली एंजल को देखता है कि होली एंजल उन जीन मटेरियल्स में से कुछ जीन मटेरियल्स अपने लिए लेना चाहती है। वीर होली एंजल को देखता है और फिर तुम चाहो तो उनमें से वो जीन मटेरियल्स ले सकती हो जो कि तुम्हारे एलिमेंट के साथ मैच करता है। वीर होली एंजल को बस इतना कहता है, उतने ही में होली एंजल बहुत सारे डिफाइड जीन मटेरियल्स को लात से इधर उधर आते हुए जाती है और करीब 7 डिफाइड जीन मटेरियल्स उठा लेती है। ये क्या है यार, इन जीन मटेरियल्स को इकट्ठा करने में न जाने कितने बड़े बड़े फैक्शंस खत्म हो जाए, और वो इसे इतनी आसानी से लात मार के इधर उधर फेंक रही है, वीर मनी मन सोचता है। होली एंजल दूसरी तरफ वीर की बातों पर ध्यान नहीं देती है, और उसने जितने भी जीन मटेरियल्स को उठाया था वो उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर देती है। वो इन्हें रिफाइन कर रही थी, और जैसे जैसे रिफाइन कर रही थी वैसे वैसे वो जीन मटेरियल होली एंजल के शरीर से जुड़ता जा रहा था, और होली एंजल का पावर और उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक होते ही जा रहा था। वीर अपने नजर को घुमाता है और वीर को अपनी खिड़की से कोई झांकता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं बल्कि सिल्वर फॉक्स था।
जो कि किसी मासूम बच्चे की तरह वीर और होली एंजल को देख रहा था। ए, वहां क्या कर रहे हो, अंदर आओ। वीर सिल्वर फॉक्स को देखते हुए कहता है। सिल्वर फॉक्स वीर के पास आता है। वीर उसे अपने गोद में बैठाता है और उसके बालों को फवारने लगता है। मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है दोस्त, वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है। तुम्हें भी एक चाहिए क्या, वीर सिल्वर फॉक्स के कानों में उसके बाल फवारते हुए कहता है। क्या तुम मुझे सच में ये दोगे, सिल्वर फॉक्स वीर से कहता है। तुम्हें जितना चाहिए वो ले लो, वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है। वीर को पता था कि इसके सामने जितने भी जीन मटेरियल्स पड़े हुए हैं वो अभी किसी काम के नहीं है, और वीर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो ही चुका है कि वो डिफाइड जेरोजेनिक्स को आसानी से मार सकता है। लेकिन फिर भी वीर को पता था कि सिल्वर फॉक्स वहाँ से कितने जीन मटेरियल्स उठाएगा। उन सारे जीन मटेरियल्स में से 5 जीन मटेरियल्स थंडर टाइप थे, जिनका एलिमेंट थंडर से मैच करता था, और तो और सिल्वर फॉक्स का एलिमेंट भी थंडर ही टाइप था। सिल्वर फॉक्स जाता है और सच में 5 जीन मटेरियल उठाने के बाद वो रुक जाता है और एक जगह जाकर उसे लिख करके चाटने लगता है। कुछ देर लिख करने के बाद उन जीन मटेरियल्स में से लाइट्स निकलती हैं जो कि सारे थंडर में बदल जाते हैं, और वो थंडर सीधे सिल्वर फॉक्स को किसी एग के तरह घेर लेती है। सिल्वर फॉक्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इलेक्ट्रिक एग के अंदर बुन रहा, लेकिन उसका पावर और उसका ऑरा उसी स्पीड से बढ़ रहा था जिस स्पीड से होली एंजल का पावर और ऑरा बढ़ रहा था। कुछ घंटे बाद उन सब का इवॉल्विंग प्रोसेस खत्म होता है। सिल्वर फॉक्स के चारों ओर से वो सारी बिजलियां गायब हो जाती हैं जो कि एक एग के शेप में थी, और दूसरी तरफ होली एंजल की तरफ से चारों ओर से भी वो लाइट गायब हो जाती है, और अब होली एंजल देखने में और भी ज़्यादा मासूम लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। होली एंजल वीर के सामने जाती है और वॉ डाउन करती है। मास्टर, मैं डिफाइड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, होली एंजल वीर से कहती है। नॉट बैड, किंग से सीधा डिफाइड, हाउ डिफाइड को भी क्रॉस कर दिया, वीर होली एंजल से कहता है। होली एंजल कुछ नहीं कहती है और वहीं खड़ी रहती है। दूसरी तरफ सिल्वर फॉक्स कूद कर वीर के गोदी में कूद जाता है। देखो भाई लोग, अगर कोई बोलेगा कि सिल्वर फॉक्स लड़की है तो मैं पहले बता देता हूँ, सिल्वर फॉक्स जितनी बार इवॉल्व हो सकता है उतनी बार अपने जेंडर को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस बार अभी वो लड़का है, ठीक है, लड़की नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। सिल्वर फॉक्स वीर के गोद में कूद जाता है। वीर उसे उठाकर चेक करने लगता है। सिल्वर फॉक्स का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन वो देखने में अभी भी वैसा ही क्यूट सिल्वर फॉक्स लग रहा था। वीर सिल्वर फॉक्स का ऑरा चेक करता है। वीर ये देखता है कि सिल्वर फॉक्स भी अब डिफाइड लेवल पर पहुंच चुका है। पता नहीं जब पैलेस के बाकी लोग ये देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वीर मन ही मन सोचता है। इतने ही में वीर को और भी कोई अपनी खिड़की से झांकते हुए दिखता है। इस बार वो गोल्डन लायन शेर था, जो कि अपने सबसे छोटे फॉर्म में एक क्यूट पपी की तरह वीर को देख रहा था और अपने जीभ को बाहर निकालकर हाँफ रहा था। अब तुम्हारी कमिटी, अंदर आ जाओ, वीर गोल्डन लायन शेर से कहता है। वीर की बात को सुनने के बाद गोल्डन लायन शेर दरवाजे से नहीं, सीधा जिस खिड़की से देख रहा था उस खिड़की में और भी छोटा होकर घुस जाता है और वीर के सामने जाकर बैठ जाता है, और उसकी नजरें भी डिफाइड जीन मटेरियल्स की तरफ ही थी। तुम्हें भी ये चाहिए, वीर गोल्डन लायन शेर से कहता है। वीर जैसे ही ये कहता है, गोल्डन लायन शेर झपट्टा मारकर उन जीन मटेरियल्स के सामने चला जाता है। वीर भी ये देखना चाहता था कि गोल्डन लायन शेर का एलिमेंट क्या है और वो किस टाइप के एलिमेंट्स के जीन मटेरियल्स उठाएगा। वीर ये सब सोच कर देख ही रहा होता है। इतने ही में गोल्डन लायन शेर अपने साइज को थोड़ा बड़ा करता है और अपने मुंह को खोल लेता है। गोल्डन लायन शेर के अपने मुंह को खोलते ही वहाँ पर जितने भी जीन मटेरियल्स, डिफाइड जीन मटेरियल्स और तो और म्यूटेंट जीन मटेरियल्स जितने पड़े हुए थे, सारे के सारे उड़कर गोल्डन लायन शेर के मुंह में जाने लगते हैं, और गोल्डन लायन शेर भी सीधे एक ही बार में उन सारे जीन मटेरियल्स को कंज्यूम कर लेता है। वीर दूसरी तरफ बैठकर जो ये सब देख रहा था वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वीर की आंखें और मुंह बंद हो ही नहीं रहे थे। ये क्या है यार, मुझे तो बस इतना दिक्कत ना था कि वो किस एलिमेंट का है, लेकिन ये तो, वीर मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ गोल्डन लायन शेर नॉर्मल हो जाता है और वीर की गोदी में आकर बैठ जाता है। ये क्या,
क्या तुम इवॉल्व नहीं करोगे? वीर गोल्डन लायनसेट से कहता है। वीर की बात सुनने के बाद गोल्डन लायनसेट अपने आप को चारों बगल देखता है। वो ये देखता है कि वो इवॉल्व होने में नाकाम हुआ है। वैसे गोल्डन लायनसेट किस लेवल का होगा? वीर मन ही मन सोचता है। गोल्डन लायनसेट ने स्ट्रॉन्ग डिफाइड एलियन को भी चुटकी में मसल दिया था, तो ये जरूर म्यूटेंट क्लास पे तो होगा ही। म्यूटेंट डिफाइड, हाँ। तो क्या इसे वॉर्टेक्स लेवल पे पहुंचाने के लिए मुझे इसे वॉर्टेक्स जीन पॉइंट, मतलब कि वॉर्टेक्स जीन मटेरियल खिलाना होगा। वीर गोल्डन लायनसेट को देखते हुए मन ही मन सोचता है। इतने ही में वीर को फिर से अपने खिड़की पे कोई ऐसा दिखता है जो किसी घूर रहा था। इस बार वो क्वीन थी, लेकिन लकीली क्वीन ने वीर को इतने सारे जीन मटेरियल्स बर्बाद करते हुए नहीं देखा था, नहीं तो क्वीन तो वहीं बेहोश हो जाती। उसके बाद वीर क्वीन को अंदर बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ। देखो, ये लेटर डिबेट्स के यहाँ से आया है। इतना कहकर क्वीन वो लेटर वीर को पकड़ा देती है। उसके बाद क्वीन वहां से चली जाती है। और तो और क्वीन वहां जब आई थी तब उसने सिल्वर फॉक और होलिंजल को नोटिस किया था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उनका ऑरा सेंस करके ही क्वीन के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन क्वीन वीर को जानती थी कि वो किस टाइप का आदमी है, इसलिए वो ज़्यादा शॉक्ड नहीं होती है और वहाँ से नॉर्मली चली जाती है। उसके बाद वीर उस लेटर को खोलता है जिस पर उसके लिए इन्विटेशन था, जो उसे रिबेट्स के यहाँ एक मीटिंग को ज्वाइन करना है। लेकिन उस मीटिंग को क्यों ज्वाइन करना है वो वहाँ नहीं लिखा हुआ था। वहाँ बस इतना लिखा हुआ था कि वो रिबेट क्वीन का स्टूडेंट है, इसलिए उसे वहाँ मौजूद होना होगा। उसके बाद नीचे ये भी लिखा था कि शाम 5 बजे एक जेट वहां आएगा जो कि वीर को वहां से पिकअप करने के लिए आएगा। वीर समय देखता है, समय 3 बज रहा था। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से सारी प्रिपरेशन करनी होगी, वीर मन ही मन कहता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। वीर अपनी तैयारियां कर ही रहा होता है। इतने ही में बाहर एक जेट की आवाज आती है जो कि ऊपर स्पेस से आ रही थी। क्योंकि वीर का प्लैनेट ग्रेव गॉड के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था उस शील्ड के प्रोटेक्शन से, इसलिए वो जेट अंदर नहीं आ पा रहा था। वीर उड़कर उस जेट के पास जाता है। अरे यार, मुझे और भी सारे सामान चाहिए थे, छोड़ो, छोटे मोटी चीजें तो मुझे वहां भी मिल जाएगी। वीर मनी मन सोचता है और उस जेट में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो एरोप्लेन, जो मैं जेट एरोप्लेन देखी है, ठीक है, वो एरोप्लेन उड़ते हुए सीधे कुछ देर बाद, मतलब कुछ घंटों बाद रिबेट्स के प्लेनेट पहुंच जाता है। वीर का प्लेन जैसे ही लैंड करता है, वहां पर काफी सारे रिबेट्स वीर का स्वागत करने के लिए तैयार थे। वो सब वीर के ऊपर फूल बरसा रहे थे। छोटे रिबेट्स के बच्चे भी आकर वीर को फूल दे रहे थे। वीर भी उनसे फूल लेकर उनके माथे पर हाथ लगाता था और आगे बढ़ जाता था। कुछ देर बाद वीर एक रूम में पहुंचता है। वहां पर चारों बगल बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वीर जैसे ही उस रूम में जाता है, वो देखता है कि सारे बड़े बड़े एलिट्स जो कि वहाँ मौजूद होने चाहिए थे, वो सारे के सारे मौजूद थे। वीर को उनमें से एक बुढ़ा मिलता है, बुद्धा, ठीक है, बुद्धा भी मिलता है। वो बुद्धा का एलिट्स में से एक था, लेकिन उसकी हालत देखने में ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के ऊपर डार्क सर्कल्स दिख रहे थे जो कि किसी के मारने की वजह से थे। वीर को उसे देख के पता चल गया था कि ईसा ने ही उसका वो हाल किया होगा बोन नाइफ लेने के लिए। वीर देखता है कि ईसा भी वहीं पे बैठी है बीचों बीच और वीर को देख रही है। ईसा के बगल में स्नोबर्ड ड्यूक और ईसा के लेफ्ट साइड में मूनविल किंग बैठा हुआ था। वीर को वहां खड़ा देखकर सब लोग वीर को देखने लगते हैं और वीर कुछ ज्यादा देर तक ही खड़ा होकर उन सबको घूर रहा था। क्या ये सब मुझे मारने वाले हैं क्या? क्योंकि मैंने ईसा को नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर ईसा ने उन्हें ये सब बताया होगा तो ये सब मुझे यहाँ बुलाते। एक मिनट, कहीं ये इन सब की साजिश तो नहीं मुझे मेरे प्लैनेट से यहाँ लाने की? क्योंकि मेरे प्लैनेट पे मुझे कोई हमला नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं। वीर मन ही मन सोच रहा था। लेकिन इतने ही में स्नोबर्ड ड्यूक, जो कि ईसा के बगल में बैठी थी, वो उठकर आती है और वीर का वेलकम करती है और उसे उसकी सीट दिखाकर वहां बैठा देती है। वो वीर ईसा के ठीक बगल में, जहाँ मूनविल किंग था, उसके ठीक बगल में बैठा हुआ था। वीर को अब भी याद था कि वीर जब ईसा का स्टूडेंट हुआ करता था तब वीर बिल्कुल वहीं उसी जगह बैठा करता था। वीर
ये सब देखकर थोड़ा नॉर्मल होता है और कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। देखो रिबीट क्वीन, मुझे पता है कि तुम दोबारा इस प्लैनेट की क्वीन बनना चाहती हो, और तो और बाकी सारे रिबीट्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि अब तुम गॉड लेवल पे पहुंच चुकी हो और रिबीट्स ये चाहते हैं कि उन्हें लीड करने वाला एक गॉड बीइंग हो। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होगा। लेकिन ईशा, तुम लीगली मर चुकी हो। भले ही तुम हम सबके सामने हो, लेकिन लीगली मर चुकी हो, समझ रही हो ना? इसलिए कानून के हिसाब से हम तुम्हें अभी इस प्लेनेट की क्वीन नहीं बना सकते। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम बाद में यहाँ का क्वीन बन सकती हो। उनमें से एक एलिट क्वीन को कहता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आप सबको पता ही है मैं गॉड हूँ और मुझ पर कानून लागू नहीं होता है। इतना कहकर ईशा वहाँ से खड़ी हो जाती है और उन सबको जाने का इशारा करती है अपने अपने छोटे छोटे रिबिट्स के कानों से। जो रेबिट जैसा जो कान होता है ना, उसका कान, उससे वो इशारा करती है, जाओ निकलो ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो सभी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वहाँ पर स्नोबर्ड ड्यूक, मूनविल किंग और वीर थे। ईशा कुछ देर मूनविल किंग और स्नोबर्ड ड्यूक से बात करती है और फिर उन दोनों को भी जाने के लिए कह देती है। वीर देखता है कि उस रूम में अब ईशा और वीर अकेले हैं। वीर ईशा के सामने बैठता है अपने एक कदम पे, एक पाँव पे, और फिर मेरे लिए क्या हुक्म है माय क्वीन? वीर हकलाते हुए ईशा से कहता है, वैसे तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे उस दिन? यही ना कि मैं कैसे बची? ईशा इतना कहकर वीर की तरफ देखने लगती है। वीर भी अपने गर्दन को हाँ हिलाता है। वैसे मुझे लीगली ये साबित करना था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं वहां से कैसे बची, मुझे यही बताना था। तो मैंने भी बताया, लेकिन वो गलत, झूठ था। ईशा वीर को कहती है, वीर ने भी देखा था कि ईशा ने जो लिखा है उसमें ये लिखा था कि ईशा को जब उस डिफाइड एलियन ने खा लिया था और वहां से जब सभी लोग चले गए थे, तब ईशा वहां पे डिफाइड बीइंग में लेवल अप हो गई थी और उसने अपनी डिफाइड बीइंग वाले पावर का इस्तेमाल करके ही उस एलियन को मार दिया था और वहीं पे लेवल अप होती चली गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई थी। उसके बाद उस किताब में बस इतना ही लिखा था। वीर को लगा कि सच में ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि कोई न उसे असली सच्चाई बताने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है वीर, क्या लेवल अप इतना ही आसान है? तुम्हारे लिए होगा, तुम ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए नहीं। मुझे जब उस डिफाइड एलियन ने खा लिया था, तब करीब 1 घंटे तक उसके पेट में स्ट्रगल करने के बाद मैं जब हार मानने वाली थी और अपने दम को तोड़ने वाली थी, तभी मुझे ऊपर से रोशनी दिखती है। मुझे वो रोशनी दिखी तब जब किसी ने उस डिफाइड एलियन को एक झटके में ही बीच से काट कर अलग कर दिया था। मैं उसके अंदर से निकली और अपने सामने उसी ज्योतिष को देखा जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझे डॉलर से मिलाएगा अगर वो इनमें से किसी भी इंसान को किंग लेवल या ड्यूक लेवल पहुंचा दे। मैं उसे देखकर चौंक गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि वो एक ही बार में एक डिफाइड एलियन को बीच से चीर देगा। मैं उसके सामने गई थी और उससे पूछा था कि डॉलर कौन है, क्योंकि मुझे हर हाल में जानना था कि डॉलर असल में कौन है। फिर पता है वो इंसान आखिर था कौन? ईशा वीर से कहती है, नहीं माय क्वीन, सही कौन था वो? वीर ईशा से जल्दी जल्दी कहता है, मेरे इतना कहने के बाद उस इंसान ने अपने ऊपर से मुखौटा हटाया था। मतलब समझ लो, वो अपने ऊपर से कपड़ा ओढ़ के रखता था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं नहीं पता, घूंघट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। वो कपड़ा ओढ़ के रखा था, उसको हटाया, ठीक है। वीर ईशा ऐसे कह रही है। जब उसने अपने ऊपर से वो कपड़ा हटाया तब मुझे उसका शक्ल साफ साफ दिखा था। वो शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे रिबिट्स के एलिट्स ने मुझे कहानी सुनाई थी कि जब उन्होंने क्रिस्टलाइजर्स से दोस्ती की थी, तब उन्हें क्रिस्टलाइजर्स की तरफ से जीन वेपन्स मिले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। उनमें से एक जीन वेपन वही मयान है वीर। ईशा वीर से कहती है, और ये तो तुमने जो बताया था जब मैं डॉलर ग्रुप में था, आगे बताओ। आई एम सॉरी, आगे बताइए। वीर जल्दी जल्दी में कहता है, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो और कोई नहीं, उसका नाम विपुल रहेजा था, जो कि एक क्रिस्टलाइजर था, और उसी क्रिस्टलाइजर्स ने मेरे
ईसा इतना कहकर शांत हो जाती है और इसके आगे वीर को पता था कि क्या हुआ होगा। उसके स्टेलाइजर बल्कि विपुल रहेजा ने उन सबको मार दिया था और उन जीन वेपन्स को भी छिपा दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे ये गॉड जीन वेपन ब्लैक क्रिस्टल आर्मर वीर के पास उसके सील फोन में पहुंच गया था। भाई देखो इसका कहानी आगे है, पहले बता रहा हूँ। इसके बाद वीर ईसा से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ था। ईसा अपने होश में आती है और अपने सर को इधर करके वीर की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद मैंने जब उसे पहचान लिया था तो मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ी थी, लेकिन उस क्रिस्टलाइजर ने अपने हाथों को नॉर्मली उठाया और मुझे वहीं बीच हवा में रोक दिया। उसके बाद उसने बस इतना कहा कि मेरा बचा हुआ काम अब तुम पूरा करोगी। बस इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है। इसके बाद शायद मैं पॉजेस हो गई थी उसके, शायद से वो मुझे वश में कर रहा था, शायद से उसने मुझे वश में कर लिया था। लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मैं गॉड लेवल पे थी और मेरे आसपास काफ़ी सारे डिफाइड एलियंस थे जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उस क्रिस्टलाइजर ने मुझसे क्या क्या करवाया है और मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल जैसे क्या मैंने अपने दम पे लेवल अप किया है या फिर ये उसकी दी हुई भीख है। ईसा वीर से कहती है, लेकिन पता नहीं कैसे पर मैं उसकी बस से निकल गई। शायद वो अब इस जीन यूनिवर्स में ही नहीं है। वीर, क्या तुम्हें गॉड स्टोर के बारे में पता है? ईसा वीर से पूछती है। ईसा की बात को सुनने के बाद वीर थोड़ा चौंक जाता है। गॉड स्टोर? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने बस इसका नाम सुना है और कुछ नहीं। वीर ईसा से कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ चला गया हो और उसकी वजह से मैं उसके पास से निकल गई हूँ। ईसा हल्के हल्की आवाज़ में बोल रही थी, लेकिन वीर उसे साफ साफ सुन पा रहा था। वीर समझ जाता है कि ईसा क्या कहना चाह रही है। ईसा जब विपुल रहेजा के बस में थी और जब विपुल रहेजा पूरा जीवन यूनिवर्स छोड़कर वॉल्फ डोर के अंदर चला गया था तो विपुल रहेजा और ईसा का कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से ईसा होश में आ गई थी। लेकिन ईसा के होश में आने के बाद ईसा को कुछ याद ही नहीं था कि आखिर उसके साथ इस बीच क्या हुआ है। तो ये पता है वीर, जब मैं होश में आई थी तब मुझे ये पता चला कि मेरे स्टूडेंट ने इलेक्ट्रॉन जैसे बड़े एलीट को, जो एक टाइम पहले पूरा का पूरा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाता था, उसे खत्म कर दिया। तो मुझे फख्र महसूस हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उस इंसान का दूसरा नाम सुना, डॉलर, मैं पागल हो गई थी। मतलब मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में ही जगह देकर तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ईसा वीर की तरफ स्माइल करते हुए देखकर कहती है, पर आप भी तो सोचिए ना, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही मुझे जान से मारना चाहती थी, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए तो। वीर इतना कहता है, इतने ही में ईसा से चुप करने का इशारा करती है। बहुत सारी पुरानी बातें हैं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहोगे, चलो जाओ यहाँ से अभी। ईसा वीर से कहती है, और कोई काम हो तो? वीर इतना कहता है, इतने ही में ईसा उसे अपने काम से उसी तरीके से जानने के लिए कहती है जैसे उसने उन सारे लोगों को कहा था। ठीक है, उसके बाद वीर वहां से चला जाता है। लेकिन वीर जाते जाते अपने मन में यही सारी चीजें सोच रहा था कि ईसा को कुछ तो पता है जो कि वो छिपा रही है। आखिर क्या हो सकता है वो? क्या उससे विपुल रहेजा, एक मिनट, उसने कहा कि वो विपुल रहेजा को पहचान गई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि विपुल रहेजा के बारे में उसे बहुत कुछ पता भी हो, लेकिन वो मुझे ये बताएगी क्यों? वीर मनी मन सोचता है। उसके बाद वो स्नोबर्ड ड्यूक से मिलकर उससे माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी मेरी मजबूरी थी। स्नोबर्ड ड्यूक भी उसकी बातों को समझती है और उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वीर ने जब स्नोबर्ड ड्यूक को कैद किया था तब वीर ने सिर्फ उन्हीं किंग्स के साथ मिसबिहेव किया था जो कि उसे तंग किया करते थे। स्नोबर्ड ड्यूक के साथ वो अच्छे से ही पेश आता था। उसके बाद स्नोबर्ड ड्यूक वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वीर मूनविल किंग से मिलता है और उनके साथ भी हेलो हाई करके वहाँ से चला जाता है। वीर अपने जेट में बैठा था और जा रहा था। इतने ही में वीर को अपने सामने से एक डिफाइड एलियन उड़कर अपने तरफ आता हुआ दिखता है। एक मिनट, ये क्या है? ये तो एक नॉर्मल स्पेस है, ये कौन सा जिनोजेनिक स्पेस है? नहीं, ये तो एक नॉर्मल स्पेस है। जिनोजेनिक स्पेस में अगर कोई डिफाइड एलियन ऐसे घूमता हुआ दिख जाए तो ये आम बात है, लेकिन यहाँ वीर अपने मन में सोचता है। लेकिन वीर उस जिनोजेनिक को देखकर पहचान लेता है और बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है। एक मिनट, ये जिनोजेनिक तो
इलेक्ट्रॉन के पैलेस में था और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी था। मैंने इस पारा को साइंस किया था। हालांकि डिफाइड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन ये यहाँ आया कैसे? वीड अपनी मैनुअल सोचता है। फिर वीड अपने जेट से बाहर निकलता है और जेट ड्राइवर को नॉर्मली जाने के लिए कहते रहता है। वीड अपने दोनों विंग्स को बुलाता है और वीड उड़कर सीधे उस डिफाइड एलियन के सर के पास जाकर उसके धड़ को सर से अलग कर देता है। उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। हालांकि उस जेनोजेनेट से वीड को कोई भी डिविल हासिल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वीड के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर ये जेनोजेनेट वीड का पीछा करते हुए यहाँ तक कैसे आ गया। एक मिनट, अगर ये मेरा पीछा करते हुए आया है तो इसका मतलब बाकी जेनोजेनेट्स भी यहाँ आ सकते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये वीड अपने मन में ये सारी बातें सोचता है, क्योंकि ये एक डिफाइड ही यहाँ पे किसी प्लेनेट को छू कर ही खत्म कर सकता है। उस सबके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। वीड उस डिफाइड जेनोजेनिक की जीन मटेरियल को कलेक्ट करता है और अपने सुपर स्लैब का इस्तेमाल करके उस जेनोजेनिक की बॉडी को वहीं धूल में बदल देता है। फिर वो नॉर्मली जेट के अंदर आता है, जहाँ पर जेट ड्राइवर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो उस जेनोजेनिक को देखकर डर गया है और डर के मारे वो रो रहा था। क्या हुआ, मार तो दिया उसे? वीर ड्राइवर से कहता है। ड्राइवर जैसे होश में आता है और वीर को देखकर चिल्ला देता है जैसे वो डर रहा हो वीर से। वीर भी अपने दोनों कंधे झुकाता है और नॉर्मली जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। फिर कुछ घंटों बाद वो ड्राइवर भी काम डाउन होता है और वहां से वीर को लेकर उसके प्लैनेट के पास छोड़ देता है। वीर जेट से उतरने से पहले उस ड्राइवर के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता है कि बहुत अच्छा ड्राइविंग किया दोस्त। वीर बस उससे इतना ही कहता है, लेकिन जब वीर ने अपना हाथ उस ड्राइवर के कंधे पर रखा था, इतने ही में वो ड्राइवर और ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये नॉर्मल सी बात थी कि वो वीर को इतनी ज्यादा आसानी से उस इतने ज्यादा खतरनाक जेनोजेनिक जिसके अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था, वीर ने बस उसे पल भर में मार दिया था। वो जेनोजेनिक अगर इतना खतरनाक था तो वीर कितना खतरनाक होगा, ये सोच कर वो ड्राइवर वीर के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहता था और वो इस वक्त सिर्फ वीर को अपने जेट के अंदर से भगाना चाहता था। वीर उस जेट ड्राइवर के मन के बात को पढ़ लेता है और फिर वहां से नॉर्मली चला जाता है। उसके बाद वीर अपने प्लेनेट पे एंटर करता है। वीर को दिखता है कि वहां पर होली एंजल और सिल्वर फॉक्स एक्स किंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्स किंग उन्हें कोई मूव सिखा रहा था, लेकिन वहां पर होली एंजल और सिल्वर फॉक्स एक्स किंग को तंग करने के मूड में थे। वीर ये सब देखता है और वहां पास के ही पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और अपने प्रेजेंस को छिपा लेता है और वीर वहीं से छिपकर उन तीनों को देखने लगता है कि आखिर वो तीनों कर क्या रहे हैं।